नमस्कार बच्चों। आज की इस वीडियो में हम हुमायूं के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका कार्यकाल है 1530 से 1556 ईस्वी। हुमायूं बाबर के 4 पुत्रों हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल में सबसे बड़ा था। बाबर की मृत्यु के 4 दिन बाद हुमायूं 23 साल की अवस्था में 30 दिसंबर 1530 को हिंदुस्तान के सिंहासन पर बैठा। मुगल शासकों में हुमायूं एकमात्र ऐसा शासक था जिसने अपने भाइयों में अपने साम्राज्य का विभाजन किया, और यही विभाजन और यही उसका जो सद्गुण था, अपने भाइयों को बराबर हिस्सेदार बनाना, पिता के उत्तराधिकार में मिली साम्राज्य में, वही उसके असफलता का एक बहुत बड़ा कारण बना। हुमायूं ने अपने पिता के आदेश के अनुसार कामरान को काबुल और कंधार, अस्करी को संभल और हिंदाल को अलवर की जागीर दी। इतना ही नहीं, उसने अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्ज़ा को बदख्शा की जागीर प्रदान की। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में वन लाइनर क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि साम्राज्य का बंटवारा किस तरह से हुआ। हुमायूं को वास्तव में कठिनाइयाँ अपने पिता से ही विरासत में मिली थी, जिसे उसके भाइयों और उसके संबंधी मिर्ज़ाओं ने उसको इन परेशानियों को और बढ़ा दिया। उसकी प्रमुख कठिनाइयाँ क्या थीं, उस बारे में हम चर्चा कर लें। प्रारंभ में बाबर के प्रमुख मंत्री निज़ामुद्दीन अली खलीफा ने हुमायूं को अयोग्य समझकर बाबर के बहनोई मेहंदी ख्वाजा को गद्दी पर बैठाना चाहा, किंतु बाद में उसने हुमायूं को अपना समर्थन दे दिया। उसकी सबसे बड़ी कठिनाई क्या थी? उसके अफ़गान शत्रु, जो मुग़लों को भारत से बाहर खदेड़ने के लिए लगातार प्रयत्नशील थे। हुमायूं का समकालीन अफ़गान नेता शेर खां या शेर शाह, जो इतिहास में शेर शाह शूरी के नाम से विख्यात हुआ, वह था। उसका दूसरा प्रमुख विरोधी था गुजरात का शासक बहादुर शाह। इसके अलावा कुछ इतिहासकारों ने हुमायूं की असफलता का एक बहुत बड़ा कारण उसकी व्यक्तिगत दुर्बलता को भी माना है, और बहुत ज़्यादा दयालु था, वह भी उसकी दुर्बलता में ही काउंट होता है, और असफलता का कारण भी बनी उसकी दयालुता। हुमायूं ने 1531 में कालिंजर के शासक प्रताप रुद्र देव पर अपना पहला आक्रमण किया, लेकिन वह असफल हुआ। वस्तुतः वह गुजरात के शासक बहादुर शाह की बढ़ती हुई शक्ति को रोकना चाहता था, इसलिए उसने कालिंजर पर आक्रमण किया था, लेकिन वह असफल रहा। फिर 1532 में दोहरिया के युद्ध में पहली बार उसका मुकाबला अफ़गानों से हुआ। अफ़गानों का नेतृत्व महमूद लोदी कर रहे थे, और लेकिन दोहरिया के युद्ध में अफ़गान पराजित हुए, हुमायूं जीता। ये जो संघर्ष हो रहे हैं अफ़गानों और हुमायूं के बीच, वे संघर्ष अफ़गानों के द्वारा भारतीय साम्राज्य की पुनः प्राप्ति के लिए हो रहे हैं। इसी तरह से 1532 में हुमायूं ने पहली बार चुनार का घेरा डाला। उस समय यह किला अफ़गान नायक शेर खां के अधीन था। शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली और अपने पुत्र कुतुब खां के साथ एक अफ़गान सैनिक टुकड़ी मुग़लों की सेवा में भेज दी। ठीक है, शेर खां ने मुग़लों की सेवा में एक सैनिक टुकड़ी भेजी। 1532 में गुजरात के बहादुर शाह ने रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया और 1533 ईस्वी में मेवाड़ को संधि करने के लिए विवश किया। ये गुजरात का जो बहादुर शाह था, उसने तुर्की के प्रसिद्ध तोपची रूमी खां की सहायता से बहुत अच्छे किस्म का तोपखाना तैयार कर लिया था। हुमायूं ने 1535-36 में बहादुर शाह पर आक्रमण कर दिया। बहादुर शाह पराजित हुआ। एक्सक्यूज मी। हुमायूं ने मांडू और चंपानेर किलों को जीत लिया। 1534 ईस्वी में शेर शाह की सूरजगढ़ विजय और 1536 में पुनः बंगाल को जीतकर बंगाल के शासक से 13 लाख दिनार लेने से शेर खां की शक्ति और सम्मान में बहुत अधिक वृद्धि हो गई। ठीक है, दो शक्तियाँ पैरेलल चल रही हैं। हुमायूं
को अपने पिता से भारतीय साम्राज्य मिला है, लेकिन वह लगातार संघर्ष कर रहा है। गुजरात से भी उसका संघर्ष चल रहा है और अफ़गानों से भी उसका संघर्ष चल रहा है। उधर शेरशाह है जो कि अपने दम पर आगे बढ़ता जा रहा है। 1536 में उसने बंगाल को जीत लिया। इसलिए शेर खां को दबाने के लिए हुमायूं ने 1538 में चुनार दुर्ग का दूसरा घेरा डाला और किले पर आक्रमण कर दिया। 15 अगस्त 1538 को जब हुमायूं बंगाल की राजधानी गौड़ पहुंचा तो उसे वहां चारों ओर लाशों के ढेर और उजाड़ दिखाई दिया। हुमायूं ने इस स्थान का नाम जन्नताबाद रख दिया। बंगाल से लौटते समय हुमायूं एवं शेर खां के बीच बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर 29 जून 1539 को युद्ध हुआ और चौसा के युद्ध में हुमायूं बुरी तरह परास्त हुआ। चौसा के युद्ध पर एक लाइन में आपसे प्रश्न पूछा जाता है, चौसा का युद्ध कब हुआ, चौसा का युद्ध किस किसके बीच में हुआ, चौसा के युद्ध में कौन जीता। हुमायूं को अपने घोड़े सहित गंगा नदी में कूदना पड़ा और एक भिश्ती की सहायता से वो जान बचा पाया, वरना वो डूब जाता। भिश्ती समझते हैं आप लोग कौन होते हैं? भिश्ती एक चमड़े का बड़ा बैग होता था, उसमें पानी भर के सड़कों पर छिड़काव किया करते थे, उन लोगों को भिश्ती कहा जाता था। तो ऐसी एक भिश्ती की सहायता से हुमायूं अपनी जान बचा पाया और इस उपकार के बदले उसने भिश्ती को एक दिन का बादशाह बना दिया। चौसा की विजय के फलस्वरूप शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की और अपना नाम का खुतबा पढ़वाया, सिक्के भी डलवाने के आदेश दिए। 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं पुनः शेरशाह से पराजित हुआ। यह युद्ध बहुत निर्णायक सिद्ध हुआ। कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के बाद हिंदुस्तान की जो सत्ता थी एक बार फिर से अफ़गानों के हाथ में आ गई और हुमायूं को निर्वासित जीवन बिताना पड़ा। इसी निर्वासन के काल में हुमायूं ने हिंदाल कौन था? उसका भाई हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 को विवाह किया। कालांतर में हमीदा बानो बेगम ने अकबर को जन्म दिया। तो हुमायूं इस तरह से भारत से निर्वासित हो गए। (1540 से 1545 तक हुमायूं ने निर्वासित जीवन जिया और दिल्ली पर शेरशाह सूरी का राज्य था। 1545 ईस्वी में हुमायूं ने काबुल और कंधार पर पुनः अधिकार कर लिया। 1555 में उसने लाहौर को भी जीत लिया और 15 मई 1555 में मुग़लों और अफ़गान सरदार नसीब खां एवं तातार खां के नेतृत्व में अफ़गानों ने मच्छीवाड़ा नामक स्थान पर युद्ध हुआ। फलस्वरूप संपूर्ण पंजाब पर मुग़लों का अधिकार हो गया। कौन कौन किस किस के बीच में हुआ है ये मच्छीवाड़ा का युद्ध? मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ है हुमायूं और अफ़गान सरदार नसीब खां और तातार खां के बीच में, जिसमें मुग़ल जीते हैं और मुग़लों को संपूर्ण पंजाब मिल गया। 22 जून 1555 को मुग़लों और अफ़गानों के बीच सरहिंद नामक स्थान पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में अफ़गान सेना का नेतृत्व सिकंदर सूर और मुग़ल सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया। अफ़गान बुरी तरह से पराजित हुए। सरहिंद के युद्ध में मुग़लों की विजय ने उन्हें भारत का राज सिंहासन एक बार फिर से दिला दिया। इस प्रकार 23 जुलाई 1555 ईस्वी को हुमायूं एक बार फिर से दिल्ली के तख्त पर बैठा, परंतु वह बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सका। दुर्भाग्य से एक दिन जब वह दिल्ली में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतर रहा था, वह गिरकर मर गया और इस प्रकार जनवरी 1556 में वह इस संसार से ही विदा हो गया। इतिहासकार लेन पूल, अंग्रेज़ी इतिहासकार है लेन पूल, उन्होंने हुमायूं पर एक प्रसिद्ध टिप्पणी की है, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसने अपनी जान दे दी। सीढ़ियों से लड़खड़ा कर गिर गया था ना वो, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और जीवन में उसे इतने सारे उतार चढ़ाव देखने पड़े,
दिल्ली का सुल्तान बना, फिर वो निर्वासित जीवन दिया, फिर से दिल्ली का सुल्तान बना। इसलिए उसके लिए लेनपुल कहते हैं कि वो जीवन भर ही लड़खड़ाता रहा। अब हुमायूं के बारे में कुछ रोचक तथ्य आपको बता देते हैं। हुमायूं को ज्योतिष में बहुत अधिक विश्वास था, इसलिए कहा जाता है कि वह सप्ताह के 7 दिन 7 अलग अलग रंगों के कपड़े पहनता था। इतवार को पीले, शनिवार को काले, सोमवार को सफ़ेद रंग का कपड़ा पहनता था। हम लोगों के बीच भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो वार के हिसाब से रंग को पसंद करते हैं, रंग को चुनते हैं। इसके अलावा हुमायूं को अफ़ीम खाने का बहुत शौक़ था। हुमायूं को अबुल फज़ल ने इंसान एक कामिल कहकर संबोधित किया है। अबुल फज़ल के बारे में हम अगले वीडियोज़ में बात करेंगे। बैरम खां हुमायूं का योग्य और वफादार सेनापति था, जिसने निर्वासन तथा पुनः राज सिंहासन प्राप्त करने में हुमायूं की बहुत मदद की। इसी के साथ हुमायूं से संबंधित इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। हुमायूं के बारे में प्राय छोटे प्रश्न ही यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में आते हैं। फिर भी कई बार संभावना रहती है कि हुमायूं की असफलता का क्या कारण था, इस पर हुमायूं की असफलता के कारणों की व्याख्या कीजिए। कई सारे इतिहासकार हुमायूं की व्यक्तिगत दुर्बलताओं को, जिसमें कि उसकी दयालु स्वभाव महत्वपूर्ण है, उसकी असफलता का कारण मानते हैं। किंतु अगर हुमायूं की असफलता को ध्यान से देखें तो हम ये स्वीकार करना पड़ेगा कि वह केवल शेरशाह के विरुद्ध ही अपने संघर्ष में असफल रहा है। अपने अन्य प्रतिद्वंदियों को, जिसमें कि बहादुर शाह प्रमुख है, तो उसने निश्चित रूप से पराजित ही किया है। शेर खां भी एक बार उससे पराजित हुआ है। इसलिए हुमायूं की असफलता के लिए उसकी तथाकथित अयोग्यता को ही कारण नहीं माना जा सकता। अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ उसने अपनी योग्यता का निश्चित रूप से परिचय दिया है। हुमायूं की असली कठिनाई ये थी कि उसे एक ही समय में 2 प्रबल प्रतिद्वंदियों का सामना करना पड़ा, जो कि उसके राज्य के 2 छोरों पर स्थित थे, पश्चिम और पूर्व में। पश्चिम में गुजरात और पूर्व में बंगाल बिहार का शासक शेर शाह सूरी। भौगोलिक बाधाओं के कारण, संचार और आवागमन की सुविधा के उपलब्ध न होने के कारण एक ही समय में दोनों समस्याओं का समाधान कठिन था। जब वह पश्चिम भारत में व्यस्त था, तब पूर्वी भारत में शेर खां ने अपनी शक्ति में वृद्धि कर ली। इसके अलावा हुमायूं के संबंधी भी उसके प्रति असहयोग की नीति अपनाए हुए थे। अस्करी, हिंदाल और कामरान तीनों ने ही विषम परिस्थितियों में उसके साथ विश्वासघात किया। इसलिए ऐसी परिस्थिति में उसकी असफलता पूर्व निश्चित थी। इसलिए हुमायूं के तथाकथित व्यक्तिगत दोषों की तुलना में उसके सामने जो समस्याएं प्रस्तुत थीं और जो प्रतिकूल परिस्थितियां थीं, उन्हें ही उसकी असफलता का कारण मानना ठीक होगा। हुमायूं के कई सारे जो इतिहासकार हैं, हुमायूं के व्यक्तिगत दोष, जैसे कि वह एक अदूरदर्शी शासक था, अव्यावहारिक व्यक्ति था और समयानुकूल नीतियां नहीं बनाता था। उसके भाई उसके साथ बार बार विश्वासघात करते थे, लेकिन वो बार बार उन्हें माफ़ करता रहता था। दयालु होना एक व्यक्ति के रूप में एक चारित्रिक गुण है, लेकिन शासक के रूप में उसके लिए एक अवगुण बन गया। और ऐसा ही कहा जाता है कि उसमें निर्णय लेने की शक्ति का अभाव था और एक सेनानायक के रूप में भी उसने कई भूलें की, बंगाल के अभियान के समय, चौसा के युद्ध के समय। लेकिन फिर भी अगर आप तटस्थ रूप से देखें तो पता चलेगा कि प्रारंभिक दौर में उसने कई सारी सफलताएं प्राप्त की हैं, लेकिन शेरशाह के विरुद्ध वो कालांतर में पूरी तरह से असफल रहता है। और इस असफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण तो ये था कि उसे एक साथ 2 विपरीत दिशाओं में 2 सशक्त शत्रुओं का सामना करना पड़ रहा था और उसके सगे संबंधी उसका साथ नहीं दे रहे थे और परिस्थितियाँ प्रतिकूल थीं। इसी वजह से वह असफल रहा। इसी के साथ हुमायूं संबंधी ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम शेर शाह सूरी पर विशद चर्चा करेंगे। यह एग्ज़ाम में आने वाला एक लोकप्रिय टॉपिक है
इसलिए उम्मीद है आप सभी ध्यान से सुनेंगे। और मैं साथ ही शेरशाह सूरी के PDF भी आज आप लोगों को डाल दूँगी, जो आप पढ़ लेंगे तो आपको वीडियो आसानी से समझ में आएगा। थैंक यू।